गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th जी, आपकी एसएसटी की क्लास शुरू होती है। बच्चों, परसों हम चैप्टर पढ़ रहे थे संसाधन और विकास। उसी चैप्टर में हम आगे के पार्ट पढ़ते हैं। हमने संसाधन नियोजन तक का पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि गलत तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर समाज में लालची और स्वार्थी लोग धन इकट्ठा कर अमीर बन जाते हैं और श्रमिक वर्ग गरीब रह जाता है। अर्थात समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। इसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं। अब आगे हम संसाधन संरक्षण की बात करेंगे। अब आ जाइए भू संसाधन पर। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, उद्योग, व्यापार भूमि पर ही आधारित हैं। ये सब हमारे जितनी भी क्रियाविधियां हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये बिना भूमि के संचालित नहीं हो सकती हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% भाग पर्वत और 27% पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार भंडार है। भूमि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। नंबर 1 है वन। भारत में 33% वन होने चाहिए, लेकिन उन्हें मनुष्यों ने काटकर 23% ही छोड़ा है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। सेकंड नंबर है बंजर भूमि। ये वो भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी जो कृषि के अयोग्य भूमि है। तीसरी भूमि वह है जो गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होती है, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग, रेलवे ट्रैक आदि में लगाई गई भूमि। अब नेक्स्ट है स्थायी चरागाह। चरागाह वो जगह है बच्चों जहां पर जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी वो भूमि खाली छोड़ दी जाती है जिस पर कोई अन्य काम नहीं किया जाता, केवल जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वृक्षों, उपवनों, बागों में लगी भूमि जिसमें खेती नहीं होती, वो भूमि। इससे नेक्स्ट है परती भूमि। परती भूमि किसे कहते हैं आप ये समझिए जरा। ये वो भूमि होती है जिसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो ऐसी भूमि को कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी उस पर किसी भी तरह की कृषि कार्य नहीं किया जाता। उसे इसलिए खाली छोड़ा जाता है ताकि उसमें अपने आप वनस्पति पैदा हो जाए, फिर इस वनस्पति सहित इसमें जुताई कर दी जाती है
और वनस्पति को यूं ही मिट्टी में 1 साल के लिए दबा दिया जाता है ताकि वो वनस्पति सड़कर ह्यूमस यानी उर्वरक में बदल जाए और इस तरह 1 साल के बाद वह भूमि खेती योग्य हो जाती है। उसे प्रतिभूमि कहते हैं। यानी जिसे प्रतिभूमि कौन सी है? जो लगातार कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, बीच में कुछ रुककर कुछ वर्षों के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है, वो प्रतिभूमि है। अब नेक्स्ट है कृषि भूमि। कृषि भूमि कौन सी है बच्चों? एक वर्ष में बोई गई भूमि कृषि भूमि कहलाती है। यानी कोई वो भूमि जिस पर साल में फसलें बोई जाती हैं, उसमें एक बार भी या 2-3 बार भी बोई जा सकती है। भूमि के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? भूमि की आकृति, जलवायु तथा मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता और परंपराएं शामिल होती हैं। इसका अर्थ है कि जैसी भूमि की आकृति व जलवायु और मिट्टी होती है, वहाँ उसी प्रकार की उसी के अनुसार फसलें पैदा होती हैं। जैसे पहाड़ों में सेब के बागीचे, मेवे आदि होते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हीं के अनुसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार समुद्र के आसपास व किनारों पर नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग प्रकार की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी लगाकर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ऐसे में वहाँ रहने वाले लोग उसी तरह के काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वहीं उनके रहन सहन और संस्कारों में, परंपराओं में भी वही दिखाई देते हैं। इसलिए भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्योहार और परंपराएं होती हैं। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है क्योंकि वहाँ मैदानी भाग ज़्यादा है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो या तो पहाड़ी क्षेत्र हैं या छोटे द्वीप हैं, केवल 10% भूमि पर ही वहाँ पर कृषि की बुआई की जाती है। अब नेक्स्ट है बंजर भूमि। बंजर भूमि कौन सी होती है बच्चों? ये वो भूमि है जिसमें पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय या रेतीली भूमि शामिल होती है। लंबे समय तक इस लगातार भू उपयोग या उसकी देखभाल न होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यानी ऐसी भूमि जिसकी ना देखभाल हो पाई है लंबे समय तक, ना उसका कोई उपयोग हुआ है, और जिसमें किसी तरह की कोई वनस्पति नहीं हो पा रही है, या तो पहाड़ी चट्टानें हैं, या वो सूखी जगह है, या वो मरुस्थलीय रेतीली जमीन है, उसे हम क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण की। निम्नीकरण यानी निम्न हो जाना, यानी भूमि का निम्न हो जाना, यानी भूमि में कमी आ जाना। किस प्रकार की कमियां, अब वो पढ़ेंगे। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि में कमी का आ जाना, जैसे उर्वरता की कमी, भूमि का कटान, भूमि अपरदन, वनों की कटाई, अति पशुचारण, अति सिंचाई, खनन आदि के, तथा मृदा में लवण और क्षारीयता का बढ़ना, औद्योगिक कचरा व प्रदूषित जल भूमि और जल को प्रदूषित कर रहा है। ये निम्नीकरण है, जिससे भूमि की जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब वो क्या क्या तरीके हैं वो पढ़ेंगे हम। हमारी भूमि की जो उर्वरता है, उसकी क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे ज़्यादा से ज़्यादा
वनारोपण या वृक्षारोपण करना चाहिए। नेक्स्ट, चरागाहों का उचित प्रबंधन होना चाहिए, यानी पशुओं को खुले में कम खुला छोड़ा जाना चाहिए, जिससे वहाँ की जो भूमि है वो पशुओं के खुरों से ना कटे और भुरभुरी ना हो, दूर बनकर ना उड़े। थर्ड है रेगिस्तानी या रेतीली भूमि। रेगिस्तानी भूमि कौन सी होती है बच्चों? ये वो रेतीली भूमि है जिसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है और वो हवा के साथ रेत उड़ने लगती है। तो रेतीले इलाके में रेत हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती है और रेतीले टीले बना लेती है। ऐसे में उस रेत को रोकने के लिए कांटेदार झाड़ियां लगाकर उसे स्थिर बनाने की प्रक्रिया से उस भूमि कटाव की कोई रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट है खनन नियंत्रण। खनन क्या होता है? खनन यानी खान में खुदाई करना। तो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को जो भूमि में दबे पड़े हैं, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, चूना पत्थर आदि खोदकर निकाला जाता है, जिसे खनन क्रिया कहते हैं। खानों में से ये खनिज पदार्थ जब खोदे जाते हैं उससे बहुत दूर उड़ती है। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों, गहरी खाइयों और मलबे को खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन कटान तथा खनन से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ऐसे में खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को यानी प्योरिफिकेशन कर या शुद्ध करने के बाद ही जल को और भूमि को छोड़ना चाहिए और भूमि का संरक्षण करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार या मिट्टी के प्रकार। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी प्राकृतिक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन यानी जो बार बार अपने आप पैदा हो जाता है, जो पौधों का विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पृथ्वी के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनाने की क्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में अलग अलग भूभाग में अलग अलग तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे हमारे पहाड़, हमारे पठारी क्षेत्र, हमारे मैदानी क्षेत्र। तो अलग अलग वहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम होने के कारण, अलग अलग जलवायु होने के कारण वहाँ पर वनस्पतियां भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब भारत के मानचित्र को हम दिखाते हैं, आप उसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। बच्चों, जो ये ग्रीन एरिया दिखाई देता है ये हमारा वन क्षेत्र है, यानी पर्वत और वन क्षेत्र। लाइट ग्रीन कलर में ये नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है जो नदियों से लाई हुई मिट्टी से बना है।
नेक्स्ट देखते हैं ये जो फिर है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, ये हिस्सा जो आपको यहाँ दिखाई देता है, लाल वाला हिस्सा, ये हिस्सा आग्नेय शैलों की वजह से बना है और इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी इसमें आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पर लाल मिट्टी पाई गई। और ये जो लाल मिट्टी है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बिहार, यहाँ बंगाल, यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटका, इन इलाकों में, और यहाँ आगे इसे सौराष्ट्र कहते हैं, यहाँ तक ये लाल भूमि जहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर है काली मिट्टी। बच्चों, काली मिट्टी ये लावा से बनी हुई जो शैल हैं उनसे बने पठार हैं, जो यहाँ ग्रे कलर के दिखाई आपको देते हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं, ये दक्कन के पठार कहलाते हैं और इनमें काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है, ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी है और ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर कपास की फसल बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी। आप ये लेटराइट मिट्टी, आप बच्चों देखो, ये वाला इलाका आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लेटराइट मिट्टी है। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लेटराइट मिट्टी है, ये लेटराइट मिट्टी है। और ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर, यहाँ कुछ इलाकों में लेटराइट मिट्टी दिखाई दे रही है। और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी दिखाई देती है। अब जो लेटराइट मिट्टी है वो यहाँ क्यों दिखाई दे रही है? जो ये लेटराइट मिट्टी है बच्चों, ये नदियों के द्वारा लाई गई वो मिट्टी है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पर आकर डेल्टा बना लेती है। बिल्कुल महीन मिट्टी होती है और यहाँ इकट्ठी हो जाती है। एक हिस्सा तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कुछ हिस्सा यहाँ पर भी दिखता है। चलिए आगे। फिर है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी कौन सी है? जिसे हमने रेगिस्तान या बंजर भूमि कहा था अभी, रेतीली मिट्टी। ये इलाका आप देख रहे हैं, ये राजस्थान है। और ये यहाँ पर ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ये सारा हमारा राजस्थान का रेगिस्तान का हिस्सा है, जिसे हम शुष्क मिट्टी कहते हैं। अब चलेंगे आगे। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है बच्चों? ये जो लाइट ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये पर्वतों से उतरने वाली नदियाँ, ये हमारा हिमालय है, ये यहाँ नेपाल का इलाका है, ये भूटान है। यहाँ से कुछ नदियाँ हमारे हिमालय से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब वो जो मिट्टी लेकर आती हैं अपने साथ, उस मिट्टी को धीरे धीरे यहाँ छोड़ती चली जाती है पीछे, पानी बहता हुआ आगे धीरे धीरे समुद्र में जाकर गिरता है। ये जो जमाव होता मिट्टी का, इससे मैदान बन जाता है और इसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, यानी ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी है और ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी आदि के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण बना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए। जलोढ़ मिट्टी। भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो उत्तर भारत में बहते हुए अपने साथ मिट्टी लाती हैं, उसे धीरे धीरे छोड़कर उत्तरी मैदानों को बनाती हैं। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान, इसमें देखिए पूर्वी तटीय मैदान कौन से हैं? ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाले, यहाँ लाइट ग्रीन आप देख रहे हो, ये हिस्सा, ये पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पर इन पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां
अपने साथ मिट्टी लेकर जो आती हैं उनसे डेल्टा बनता है, और ये उस मिट्टी ये नदियाँ जाकर फिर उस मिट्टी को छोड़ते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका को भिन्न अनुपात में मृत्तिका भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से ऊपर की ओर जाते हैं। अब देखिए जरा, गंगा नदी पहाड़ों से नीचे की तरफ को उतरती है। अगर हम नदियों से ऊपर की तरफ को चलते हैं, पहाड़ों की तरफ को चलते हैं, तब क्या होता है, यानी नदी के मुहाने से ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग यानी पर्वत और उनकी तलहटी में बने मैदान, वहाँ मोटे कण वाली मिट्टी जो पत्थरों बजरी के रूप से बजरी से भरी रहती है। यानी आप ऐसा समझें कि नदी जिन पहाड़ों से उतर रही है, जब वो पहाड़ से नीचे उतरती है उसे तलहटी कहते हैं। पर्वत या उनकी तलहटी में जो मैदान बनते हैं, उतरने वाली नदियाँ भारी पत्थर, छोटे पत्थरों को वहाँ पर धीरे धीरे छोड़ती चली जाती हैं और पतला रेत और मिट्टी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं। जब पहाड़ों से नीचे की ओर नदियाँ आती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं। भारी होने के कारण वो रास्ते में इकट्ठा होते रहते हैं और पानी बारीक मिट्टी लेकर आगे बढ़ जाता है। भारी कणों के जमाव को बांगर मिट्टी या पुराना जलोढ़ कहते हैं। वहीं नदी जैसे जैसे बारीक मिट्टी को लेकर आगे चलती है, वो मिट्टी रास्ते में जमती चली जाती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। उसे खादर या नया जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस, चूना पाया जाता है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन की फसलें भरपूर मात्रा में होती हैं। इसलिए जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करने लगती है। अब आ जाइए काली मिट्टी पर। अब बच्चों, हमने आपको बताया था काली मिट्टी, ये देखिए यहाँ पर मैप के अंदर ये सब काली मिट्टी है। ये गुजरात का इलाका है, ये यहाँ पर बम्बई के आसपास का ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ मध्य प्रदेश का इलाका है और कुछ भाग इसमें इधर मध्य प्रदेश से थोड़े आगे बिहार की तरफ भी मिलता है। ये काली मिट्टी है, तो इसका रंग काला होता है और इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। दक्कन यानी ये पठार, इन्हें दक्कन के पठार कहा जाता है। इनमें ये लावाजनक शैलों से बने हुए पठार हैं, यानी जो शैल ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई होती है उन्हें लावाजनक शैल कहा जाता है। उनसे ये पठार बना है और ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार तक पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में, अब ये देखिए, ये दक्षिण पूर्वी, ये आपको ग्रे ये दिखाई दे रही है, ये काली मिट्टी यहाँ पर, ये दक्षिण पूर्वी इलाका है इसका। इस दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक ये फैली है। यह बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसमें कपास की उपज भरपूर मात्रा में होती है। अब लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी बच्चों मैप में हमने आपको दिखाई थी। ये सारी यहाँ पर देखिए, ये लाल और पीली मिट्टी, ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ ओडिशा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और ये कर्नाटक का, तमिलनाडु और कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर, और मिजोरम, और यहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है।
इसकी विशेषता क्या है? ये लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी इलाका है, ये इसका पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, ये इसका दक्षिणी हिस्सा है। इनमें रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी ओडिशा यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, मध्य गंगा का भाग यहाँ पर दिखाई देता है, और दक्षिणी छोर, ये दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है समुद्र के किनारे किनारे। इनमें ये मिट्टी ये पहाड़ियों में पाई जाती है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण ये लाल रंग की दिखती है, यानी इसमें मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आयरन की मात्रा, जिसकी वजह से लाल दिखाई देती है। इसमें जब पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है, इसलिए लाल और पीली मिट्टी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कौन सी है बच्चों? ये देखिए, लाइट पिंक कलर की है लेटराइट मिट्टी, ये वाली। अब चलिए आगे, जो यहाँ दिखाई दे रही है कुछ इलाकों में, यहाँ भी दिख रही है, और यहाँ उड़ीसा के आसपास में दिखाई देती है कुछ इलाकों में। चलिए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, यानी आर्द्र यानी जहाँ पर मौसम में ज़्यादा नमी हो, शुष्क यानी सूखी ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण, ज़्यादा वर्षा, उसके बाद ज़्यादा शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ भारी वर्षा के कारण और पोषक तत्वों मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसे निक्षालन कहते हैं। निक्षालन के कारण मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, यानी पानी की, इसमें मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से ये अम्लीय रह जाती है मिट्टी। इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह दक्षिणी राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। इसमें पर्णपाती सदाबहार वन मिलते हैं। अर्ध शुष्क भूमि में अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना रहती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। चाय, कॉफी, काजू की फसल के लिए ये उपयुक्त है। अब है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा का कौन सा? यानी राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, जो आप यहाँ लाइट ग्रीन देख रहे हैं वो। यह लाल, भूरी और रेतीली मिट्टी होती है। इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण जल वाष्पीकरण करके खाने का इसमें नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। वनस्पति कम पाई जाती है। सही तरह से सिंचित कर इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यह राजस्थान पश्चिम में पाई जाती है इस तरह से। अब पढ़ेंगे हम मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है बच्चों? अपर्दन का मतलब पर्दे का हट जाना, यानी मिट्टी के ऊपर की परत का वर्षा के कारण बहना तथा मिट्टी का कटाव मृदा अपर्दन कहलाता है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी कट कर पानी के साथ बह जाती है। वनों के कटाव के कारण मिट्टी ढीली हो जाती है तथा पशु चारण से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली होकर धूल के रूप में उड़ती है। इस प्रकार निर्माण, खनन आदि से प्राकृतिक तत्व पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। ऐसे में भूमि कटने से उसमें नालिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, उसमें खड्ड बन जाते हैं, उसे उत्खात या खड्ड भूमि कहते हैं। जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब मिट्टी की ऊपरी परत पानी में घुलकर बह जाती है और मिट्टी कट जाती है।
इसे जल अपर्दन कहते हैं। और जब ऊपरी परत हवा के साथ उड़ती है तो उसे वायु अपर्दन कहते हैं। ऐसे में ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इसमें खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसल के बीच में घास उगाई जाती है और साथ में पेड़ों की कतार मेड़ों पर लगा दी जाती है। इससे भूमि का कटान रुक जाता है। हमारे उत्तर भारत में पहाड़ों में, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप कुछ क्वेश्चंस नोट करिए, आपको एक कॉपी में करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो आप इस वीडियो को सेव करें, इससे आंसर ढूंढें और इनके आंसर आप अपनी होमवर्क कॉपी में करें। आपकी आज के चैप्टर से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं।